7th इज प्रैक्टिकल क्वेश्चन. हाँ, 7th से स्टार्ट करते हैं पहले. सो लास्ट लाइन में क्वेश्चन है, यू आर नॉट required to give previous year's figures. You are required to prepare the balance sheet of the company as on 31st March 2001 as required under Schedule 3 to the Companies Act 13. So previous years के figures नहीं दिखाने हैं, आपको सिर्फ क्या प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट. So on 31st March 2001, Bose and Sen Limited provides to you the following ledger balances after preparing its profit and loss account for the year ended 31st March. So P&L ऑलरेडी बन चुका है. सो आपको सिर्फ बैलेंस शीट रिलेटेड आइटम्स ही लगने वाले हैं इधर. करेक्ट. क्रेडिट बैलेंसेस, इक्विटी शेयर कैपिटल फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. कहाँ पर? शेयर कैपिटल. जनरल रिजर्व सरप्लस. लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, long-term borrowing secured by hypothecation of plant and machinery. हाँ, repayable within 1 year 2 lakh. $10,50,000 टोटल लोन में से 2 लाख पेएबल विद इन 1 ईयर है. करेक्ट. 2 लाख शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में, 8,50,000 लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में. हाँ, सो यहाँ से आप 2 लाख माइनस करके दिखाओगे. करेक्ट. लोन अनसेक्योर्ड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स. सन्ड्री क्रेडिटर्स फॉर गुड्स एंड एक्सपेंसेस. करेक्ट. करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेएबल्स विच आर पेएबल विद इन 6 months. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व्स एंड सरप्लस. प्रोविजन फॉर टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन. डेबिट बैलेंसेस. कॉल सिनेरियोस, हाँ, शेयर कैपिटल के नोट्स में डिडक्ट करके. लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, पीपी. इन्वेंट्रीज, करंट एसेट्स. ट्रेड रिसीवेबल्स, करंट एसेट्स. एडवांसेस शॉर्ट टर्म, आपने एडवांस दिए हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस करंट एसेट्स के अंडर ना. कैश इन हैंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. बैलेंसेस विद बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, आफ्टर प्रिपेयरिंग P&L you got this information. ओके. लास्ट वाला पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स, इंटेंजिबल. The following additional information is also provided in respect of the balances. 7 adjustments होने के बाद उसके बारे में सोचो. Preliminary expenses. 4,20,000 fully paid equity shares were allotted as consideration for land and building. करेक्ट. शेयर कैपिटल के नोट में एंड लैंड एंड बिल्डिंग के नोट में भी ये लिखना पड़ेगा, पीपी के. देन ये तीनों के कॉस्ट दिए हैं, उसके क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में थे, तो वो सिर्फ नोट्स में दिखाना है ना कि कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग, एंड दैट क्लोजिंग यू विल राइट इन मेन बैलेंस शीट. आपको सिर्फ बैलेंस शीट करनी है. जो डिफरेंस डेप्रिसिएशन का आएगा वो P&L को नहीं जाएगा क्योंकि P&L करना ही नहीं है. 4th, रोमन 4. ट्रेड रिसीवेबल के नोट में मोर देन 6 months ये, एंड बैलेंस इज अदर्स, या लेस देन 6 months लिखो. 5th,
सो दिस इज 18,000 विथ अ नॉन शेड्यूल्ड बैंक एंड विथ बाकी के विथ शेड्यूल्ड बैंक है एंड 5 लाख का फॉर 9 मंथ्स, वो भी डिस्क्लोज करना है। बताती हूँ मैं, आंसर दिखा दूँ तब बताती हूँ 5 लाख का डिस्क्लोजर कैसे है। अनसेक्योर्ड लोन इंक्लूड्स 2 लाख फ्रॉम अ बैंक एंड 1 लाख फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज। हाँ, नोट में दिखाना है ये भी। अनसेक्योर्ड लोन यहाँ पर था, वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लिया ना आपने 8,47,000, उसमें से इतना रिलेटेड पार्टीज से है 1 लाख, 2 लाख फ्रॉम बैंक, रिमेनिंग इज अदर्स। सो पब्लिक पैसे इन्वॉल्व है, इसलिए इतना ज़्यादा डिटेल में देना है कि बैंक से लोन कितना लिया है, रिलेटिव से कितना लिया है, शेड्यूल बैंक में कितना बैलेंस है, अनशेड्यूल में कितना बैंक बैलेंस है, ये जो डिपॉजिट है 5 लाख का वो 9 मंथ्स में मिलने वाला है। ये सब इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर्स को समझ में आनी चाहिए। सो हमने डिस्क्लोज किया डिटेल में तो ही उनको समझेगा ना। एंड लास्ट वन 7, सो कौन से नोट नंबर 2, रिजर्व सरप्लस के अंडर जनरल रिजर्व से माइनस। वेरी गुड। सो जनरल रिजर्व के सामने जाके रोमन 7 लिखो, अनसेक्योर्ड लोन के सामने रोमन 6, बैंक बैलेंस के सामने 5, ट्रेड रिसीवेबल्स के सामने 4, सब पीपी बिल्डिंग के सामने 2, प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर के सामने 3, शेयर कैपिटल के सामने 1। वो लैंड के लिए लिया था ना, फिर भी फॉर एज अ कंसिडरेशन ऑफ लैंड ऐसे नहीं लिखना है आपको। वर्डिंग्स ये जनरल वर्डिंग्स ही लिखने हैं। कौन से? आउट ऑफ द अबाउ 4,20,000 शेयर्स हैव बीन इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। फॉर लैंड ऐसे नहीं लिखना है, फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है। फिर कॉल सिनेरियस लेस किए, जनरल रिजर्व से प्रिलिमिनरी एक्सपेंस लेस करना था। ये सरप्लस मतलब P&L का बैलेंस दिया था आपको। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, सेक्योर्ड में टर्म लोन्स, लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये 2 लाख आपने माइनस किया एंड उस 2 लाख को देखो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के नोट में क्या लिखना है वर्डिंग, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, current maturities of long term debt, loan installment repayable within 1 year. It is the installment 2 lakh which is payable within 1 year. इसलिए वो वहाँ से उठा के लॉन्ग टर्म से उठा के शॉर्ट टर्म में डालना है। एंड और एक क्या लिखना था आपको, सेक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये भी दिया था ना एडजस्टमेंट में। एंड अनसेक्योर्ड में बैंक लोन, लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज एंड अदर्स, इन तो तीनों की टोटल 8,47,000 होनी चाहिए। फिर शॉर्ट टर्म का ऑलरेडी डिस्कस किया, शॉर्ट टर्म प्रोविजन डिस्कस किया है। ये डेप्रिसिएशन एज अ बैलेंसिंग फिगर्स आ गए। इन्वेंट्री सिर्फ क्लोजिंग ही दी है क्योंकि P&L तो बन चुका है, सो हमें ओपनिंग लगेगा ही नहीं ना, बैलेंस शीट के लिए सिर्फ क्लोजिंग लगेगा। ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या करना था, मोर देन 6 मंथ्स का उन्होंने दिया था, सो रिमेनिंग इज लेस देन 6 मंथ्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एट बैंक विथ शेड्यूल बैंक एंड विथ अदर्स मतलब अनशेड्यूल्ड बैंक, एंड कैश इन हैंड में अदर बैंक बैलेंसेस, हाँ ये कैश इन हैंड हो गया 2,10,000, एंड अदर बैंक बैलेंसेस में आपको ये सेपरेटली दिखाना है, बैंक डिपॉजिट फॉर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। मतलब यूजर्स को समझेगा की 9 महिन्यांनी 5 लाख मिळणार आहेत। ओके, सो इसलिए ये 9 बैंक डिपॉजिट फॉर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स है। ये 9 मंथ्स के बाद हमें वो डिपॉजिट मिलने वाला है। ठीक है,
ये आपको इधर सॉल्व करना है या घर पे, या अभी सॉल्व करना है? नहीं, अगर आप अकेले कर सकते हो तो घर पे। हाँ, तो यहाँ पर सिर्फ डिस्कस करते जाएंगे तो फास्ट होगा ना। आकांक्षा, रोहित, सुकेश। Entire amount of preliminary expenses to be written off by adjusting from opening balance of general reserve. So जो preliminary expenses मतलब formation expenses. So कंपनी फॉर्म करनी है आपको, तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है विथ ROC, मतलब आपको कंपनी सेक्रेटरी लगेगा, लॉयर लगेगा, उनके फीस पे करने पड़ेंगे. सो जो प्रमोटर है, फॉर एग्जाम्पल आप कितने 6 लोगों ने मिला के डिसाइड किया कि कंपनी स्टार्ट करनी है आपको, तो यू आर द प्रमोटर्स. आपकी आइडिया है, कुछ तो बिजनेस आइडिया होगी आपकी. सो जिसने स्टार्ट किया, आप 6 लोग कौन हो गए? प्रमोटर्स. तो कंपनी फॉर्म करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है विथ ROC, तो आपने कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट किया, उसकी फ़ी लगेगी, रजिस्ट्रेशन की फ़ी लगेगी, कंपनी रजिस्ट्रेशन की. तो वो सारे पैसे आपके जेब से जा रहे हैं अभी, पर्सनल रिसोर्सेज से आपके, बट वो कंपनी के एक्सपेंस है. आपने सीखा है यू एंड कंपनी आर सेपरेट लीगल एंटिटीज, करेक्ट. सो ये जो पेमेंट आपने किया, फॉर एग्जांपल 50,000 का पेमेंट हो गया टोटल कंपनी फॉर्म करने के लिए, लॉयर, कंसल्टेंसी फीस, CS की, ये सब मिला के 50,000 आपने पे किए हैं. तो कंपनी आपको 50,000 के शेयर्स देगी उसके बदले में, तो ही आप ओनर बनोगे ना. प्रमोटर्स को ओनर बनना है, मतलब उसको शेयर होल्डर बनना पड़ेगा, और शेयर होल्डर बनने के लिए आपके पास शेयर्स चाहिए. तो आपको शेयर्स कौन देगी? कंपनी, जिसको आपने फॉर्म किया है. उसके ओनर्स आप नहीं हो जब तक आपको कंपनी शेयर्स नहीं देती, बिकॉज आप दोनों अलग हो. तो ये जो एक्सपेंसेस हुए, ओके, हमेशा ऐसे ही होगा ना. पहले प्रमोटर ही पैसे खर्च करेगा, फिर उसको ओनर बनना है तो उसको शेयर्स लेने पड़ेंगे, करेक्ट. तो उसको शेयर्स मिलेंगे, बट उसके बदले में कैश में देगा क्या वो फिर से कंपनी को? एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल नहीं. ऑलरेडी उसने पैसे दिए ही है इन द फॉर्म ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. ओके, सो उसको शेयर्स इशू हो गए. सो ये जो प्रिलिमिनरी मतलब कंपनी फॉर्मेशन के एक्सपेंसेस है, जो कंपनी के बुक्स में रिकॉर्ड होंगे, तो ये वन टाइम है ना. ओके, तो इन्होंने डिसाइड किया कि इसको हम जनरल रिजर्व के अगेंस्ट राइट ऑफ कर देते, क्योंकि वो P&L को डेबिट करना भूल गए हैं, इसलिए वो यहाँ पर आए, नहीं तो अदर एक्सपेंस में जाते. तो वो आप कहाँ से भी कर लो, P&L को डेबिट करो, जनरल रिजर्व से लेस करो, इफेक्ट सेम ही आने वाला है. जनरल रिजर्व मतलब क्या होता है बताओ? इट्स अ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ओनली. सो इफेक्ट वही दे रहे हो ना, प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट कर रहे हो. अभी इस कंपनी ने डिसाइड किया कि जनरल रिजर्व के अगेंस्ट, तो वहाँ पर अगर यहाँ पर लिखा होता ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L, तो P&L के अगेंस्ट. अभी हम सिर्फ अकाउंटेंट है, अभी हम डिसीजन मेकर्स है ही नहीं. डिसीजन मेकर्स इज डायरेक्टर्स, वो जो बोल रहे हैं वैसे सिर्फ अकाउंटिंग करना है हमें. जब आप आपकी खुद की कंपनी निकालोगे और उसके डायरेक्टर्स होगे, तब डिसीजन भी आप लोगे और उसका अकाउंटिंग भी आप करोगे या अकाउंटेंट रखोगे. ठीक है. सो यहाँ पर जो भी 7 एडजस्टमेंट्स है, दीज आर द डिसीजंस ऑफ कंपनी. हम वहाँ पर सिर्फ अकाउंटेंट है, हमें सिर्फ वैसे अकाउंटिंग करना है. वो जनरल रिजर्व बोले तो जनरल रिजर्व, P&L बोले P&L. क्लियर हुआ ये? एट में क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही दिया है. मुझे बताओ P&L बैलेंस शीट दोनों प्रिपेयर करना है या सिर्फ बैलेंस शीट? सिर्फ बैलेंस शीट. ओके,
मॉड्यूल किसके किसके पास है? आप दोनों के पास कुछ नहीं है? प्राजक्ता त्यांना दे तुझे प्रिंट एंड आपको नेक्स्ट 2 मिनट्स में इसके सामने लिखते जाना है। ये जो ट्रायल बैलेंस दिया है ना, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स लिखते जाओ फटाफट। आळस हा माणसाचा शत्रू असतो। ह्याचं इंग्लिश व्हर्जन पण आहे का? लेझीनेस इज ॲन एनिमी ऑफ ह्युमन, असं काही नाही आहे ना? ओके. येस, सो फर्स्ट शेयर कैपिटल एंड डिडक्ट कॉल सिनेरियोस। ये लैंड, प्लांट, फर्नीचर, पीपी, जनरल रिजर्व, रिजर्व सरप्लस, लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इन्वेंट्री, प्रोविजन फॉर टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ट्रेड रिसीवेबल्स, करंट एसेट्स, शॉर्ट टर्म एडवांसेस, करंट एसेट्स, P&L, रिजर्व्स एंड सरप्लस, कैश इन एंड कैश एट बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अनसिक्योर्ड लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल्स, करंट लायबिलिटीज के अंदर, लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या शॉर्ट टर्म। एजम्पशन लिखो जो भी करोगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट नोट्स, तो रोमन 1 लिख दो शेयर कैपिटल के सामने। सेकंड नोट ट्रेड रिसीवेबल्स के सामने रोमन 2। थर्ड, हाँ, सो नोट्स में ना सिर्फ आपको बैलेंस शीट करनी है, सो वो डेप्रीसिएशन एज अ बैलेंसिंग फिगर सिर्फ आपको दिखाना है। सो बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर तीनों के सामने रोमन 3, 4। आपण तेच करतोय असं नाही का वाटत है? वही एडजस्टमेंट्स है। हाँ, सो क्या करोगे? ये माइनस करोगे करंट लायबिलिटी में, कहाँ? अदर करंट लायबिलिटी में, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, इसमें जो इंक्लूड है वो। एंड ये लिखना है ना लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में नोट, तो रोमन 4 लिखा क्या? लोन अकाउंट के सामने रोमन 4 लिख दो। यहाँ पर 7,50,000 के सामने रोमन 4 लिखा क्या? देन 5 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, हाँ अगेन वही ना, हाँ ये नॉट अनशेड्यूल्ड एंड शेड्यूल्ड, तो 5 लिख दिया इसके सामने, कैश एट बैंक के सामने 5। 6 6 ट्रांसफर ऑफ 20,000 टू जनरल रिजर्व इज प्रपोज्ड बाय डायरेक्टर। वेरी गुड। रिजर्व्स एंड सरप्लस, सो P&L अकाउंट के सामने लिख दो रोमन 6। कहाँ पे है P&L अकाउंट का बैलेंस? ये रोमन 6 लिखो इसके सामने। कितना ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व को? हाँ, सो यहाँ से डिडक्ट करके दिखाओगे एंड जनरल रिजर्व में ऐड हो जाएगा ना, 2,50,000 में 20,000 ऐड होगा। ओके, ये प्रपोज किया है डायरेक्टर्स ने, इसका अप्रूवल नहीं लगता है शेयर होल्डर्स के मीटिंग में, वो सिर्फ डिविडेंड का लगता है। ओके, इनको शेयर होल्डर्स को क्या समझेगा अप्रूवल लेने के लिए उनसे? डे टू डे बिजनेस डायरेक्टर्स को पता है, वो डिसाइड करेंगे जनरल रिजर्व को कितना डालना है। आपने ही अपॉइंट किया एज अ रिप्रेजेंटेटिव उनको, तो उनका डिसीजन आपको एक्सेप्ट करना है। तो इसका प्रपोज्ड मतलब हो गया, इसका अप्रूवल वगैरह नहीं होता, अप्रूवल डिविडेंड, शेयर होल्डर्स भी इसमें ही इंटरेस्टेड है। ये आप कितना भी डालो, डिविडेंड का बताओ क्या है। सो नेक्स्ट इज डिविडेंड।
हाँ ये नहीं आएगा, नोट्स में जाएगा, करेक्ट। ये नोड में गया, ओके। उसके बाद ये तो आपने बताया था, शेड्यूल अनशेड्यूल, ये भी मोर देन 6 मंथ्स एंड अदर्स इन्वेंट्री, ये बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पर ये सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन। उसके बाद ये ऐड कर दिया 20,000, यहाँ से लेस किया 20,000 एंड ये कॉल सिनेरियस लेस किया और ये इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। एंड करंट लायबिलिटीज़ में अदर करंट लायबिलिटीज़ इधर ही लिख दिया है, नोट नहीं की है। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन लोन, SFC स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। तो क्या हुआ, मतलब ये आपने विदाउट नोट किया तो भी चलेगा, ठीक है। 8 भी हो गया। जितने हम डिस्कस कर रहे हैं उतने आप होमवर्क के लिए करो, सो 2 बार रिवीजन होती है ना उसी क्वेश्चंस की। सो ये अगर आपको क्वेश्चन आया एग्जाम में तो आप आउट ऑफ आ सकते हैं ना इसमें, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टेक्निकल है, थेरी है। सो एटलीस्ट ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, इसमें आउट ऑफ आने चाहिए। इसमें कहाँ पर मिस्टेक हो सकती है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, कुछ गड़बड़ की, इतनी ही मिस्टेक हो सकती है। कैलकुलेशन में डेप्रिसिएशन कुछ अलग कर दिया ऐसे। 9 में क्या करना है, दोनों है 9th में। हाँ उन्होंने जितनी लिखी है उतनी नहीं लिखनी है। सो आपको सिर्फ लिखना है कि डिविडेंड डिक्लेयर्ड विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बैलेंस शीट, इट विल बी शोन इन द नोट्स टू अकाउंट्स, बस। 9th एक बार आपको 5 मिनट देती हूँ, उसमें ये भी लिखो सबके हेडिंग्स, प्लस एडजस्टमेंट के सामने उसके इफेक्ट्स भी लिखना है अभी आपको। Yes, so you are required to prepare statement of P&L for the year ending 31st March 22 and balance sheet as at that date after taking into consideration the following information. Ring Limited was registered with a nominal capital of rupees 10 lakh divided into shares of rupees 100 each. So number of shares बताओ, 10,000 shares of 100 each. And following trial balance is extracted. Building machinery, PPE, closing stock, inventory, loose tools, inventory. Purchases finished goods के तो purchase of हाँ P&L मध्ये purchases of stock in trade. Salaries, employee benefit expenses. Directors fees also employee benefit expenses. Rent, other expenses. Depreciation, bad debts, other expenses. Investment या नॉन करंट जनरली एज्यूम करते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स में अदर करंट एसेट्स, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। डिवेंचर इंटरेस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, एडवांस टैक्स, करंट एसेट, एडवांस टैक्स है ये। करंट एसेट्स में अदर करंट एसेट, करंट टैक्स नहीं है वो, एडवांस टैक्स। सन्ड्री एक्सपेंसेस, अदर। डेटर्स में ट्रेड रिसेबल्स में, बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आउटस्टँडिंग एक्सपेंसेस मध्ये हाँ करंट में अदर करंट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ओपनिंग है तो वो रुको जरा, ओपनिंग है क्योंकि वो आप बैलेंस शीट कब की बना रहे हो, 31 मार्च की बना रहे हो ना, ईयर एंड की, तो ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखना है उधर, तो रुको, उसको एडजस्टमेंट रहती है। इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व,
रिजर्व सरप्लस, पी एंड एल भी उधर, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज में, ट्रेड पेएबल्स में। फिर ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दोनों का पीपीई के नोट में लेस होगा। 14% डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एक्रूड बट नॉट ड्यू में अदर करंट लायबिलिटी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स अदर इनकम, अनक्लेम्ड डिविडेंड करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी। क्लेम नहीं किया है डिविडेंड, मैंने बताया ना पुराने ज़माने में चेक आते थे, अभी भी आते हैं डिविडेंड के। डिविडेंड का चेक आया, घर पे कोई नहीं था, ओके, या जो चेक आया ना वो जिस बैंक के ऊपर किया था वो बैंक अकाउंट ही नहीं है अभी, सो वो अनक्लेम्ड ही रहेगा तब तक। या चेक आ गया, घर पे कोई नहीं था, तो वो पोस्टमैन जो है वो फिर से पोस्ट ऑफिस में लेके गया वो चेक, और पोस्ट ऑफिस में वैसे ही पड़ा हुआ है वो चेक। घर के सारे लोग शिफ्ट हो गए आउट ऑफ इंडिया। 7 ईयर्स, 7 ईयर्स अनक्लेम्ड वैसे ही रहेगा, एंड देन वो एजुकेटर्स फंड में शिफ्ट करना है। इन्वेस्टर्स एजुकेशन फंड ऐसे कुछ तो है वो। सो ये क्या हुआ, करंट लायबिलिटीज में अदर। अभी ये क्या करोगे, ए बताओ, ए चेंज इन इन्वेंट्री पॉजिटिव या, हाँ पी एंड एल में चेंज इन इन्वेंट्री पॉजिटिव या ब्रैकेट में, ब्रैकेट में, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक इज मोर ना, सो ब्रैकेट में। एंड क्लोजिंग इधर कौन सा स्टॉक दिया था, हाँ क्लोजिंग स्टॉक दिया है 1,80,000, ठीक है। सेकेंड, $2,50,000 पे 4% इज 10,000, हाँ। सो पी एंड एल के डेबिट में कहाँ पर, अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस या प्रोविजन करके अलग से लिखना है, या अदर एक्सपेंस में लिखना है, प्रोविजन अलग से। एंड सेकेंड इफेक्ट, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डेटर्स अमाउंट, अदर एक्सपेंस। जर का केले तर मग ओपनिंग में कितना था, 6,000, बैड डेट्स 12 के है, बैड डेट्स डाल दो अदर एक्सपेंस में, 10 तीच तर ती आणि ही धरून ना 10, ही 10 आहे ना, सॉरी 16 होईल ना मग, ओपनिंग 6,000 एंड दिस इज 10, 2,50,000 पे 4% इज 10,000, 10,000 प्लस ओपनिंग 16,000। एंड आपको बैड डेट्स अगर यहाँ से आपने डिडक्ट किए प्रोविजन से, नहीं प्रोविजन से ही डिडक्ट अगर आपने किए 16 माइनस 12 तो 4,000, हाँ प्रोविजन जो आपको डेटर से माइनस करना पड़ेगा। बैड डेट्स के दो इफेक्ट्स हो सकते हैं, आइदर आप पी एंड एल को अदर एक्सपेंसेस में बैड डेट्स दिखाओ, नहीं तो प्रोविजन से लेस करो। ओपनिंग प्रोविजन 6,000, ड्यूरिंग द ईयर की 10,000 ऐड की, 16 हो गई, 16,000 माइनस बैड डेट्स 12,000, सो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन इज
4000 वो आपको डेटर्स से मायनस करना आहे. नाही डेफिनेट नाही आहे. सो ICI काय म्हणते तसं करायचं. कारण दोन्हीचे इफेक्ट्स प्रैक्टिकली करेक्ट है, दोनों के इफेक्ट्स प्रैक्टिकली करेक्ट है, बट मार्क्स मिलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10,000 लेस करना है. अदर एक्सपेंस में डाला है उदो ने. 10,000 कैसे आया समझा आपको, माइनस ओपनिंग 6,000, तो 4,000 की क्रिएट करनी है, उनको 10,000 मेंटेन करनी है ना, 4% और 2,50,000 मेंटेन करनी है उनको, मतलब उनको क्लोजिंग बैलेंस 10,000 चाहिए ऐसे, एंड ओपनिंग 6 था ही तो और 4,000 की ही करो, एंड बैड डेट्स भी इधर आ गए देखो 12,000, ऐसे करके अल्टीमेटली 16,000 का इफेक्ट गया ना. ठीक है, ये अदर एक्सपेंसेस में बैड डेट्स गए 12,000. हाँ, प्रोवाइड मतलब ही 4% रखना है. अभी जो भी डेटर्स है उसके उसमें से 4% डाउटफुल है, 96% गुड है. सो 4% मतलब 10,000 की प्रोविजन प्रोवाइड करनी है, तो उसमें से ऑलरेडी 6,000 की है ही ओपनिंग में, तो और 4 की बनाओ. ओके. एंड ट्रेड रिसीवेबल से जो क्लोजिंग बैलेंस आया आपको कितना मेंटेन करना है, 10,000, तो वो माइनस किया 10,000. जितना ओपनिंग में बैलेंस है उतना ही मेंटेन करना है, तो कुछ नहीं करना पड़ता ना. यहाँ से आप 6,000 लेस करते. अगर वो बोलते कि 10% प्रोविजन प्रोवाइड करना है, तो 2,50,000 का 10% 25,000 आता है, उसमें से 6,000 ऑलरेडी ओपनिंग में है, तो 19,000 का क्रिएट करना पड़ेगा. सो वो अदर एक्सपेंस में आप क्रिएट करोगे. P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये एंट्री होगी, एंड P&L में वो अदर एक्सपेंस में दिखेगा, एंड डेटर्स से माइनस होगा 25,000. हाँ, करंट ईयर का मतलब उतना प्रोवाइड करना है कि कुछ भी करके डेटर्स का 10%, 25,000 उधर दिखना चाहिए. वैसे प्रोविजन अभी कितना दिखना चाहिए, 10,000 दिखना चाहिए, तो ऑलरेडी 6 है तो 4 ही और करना है. एंड बैड डेट्स का तो P&L को ही डेबिट करना है इन अदर एक्सपेंसेस, प्रोविजन से माइनस नहीं कर रहे ये. ठीक है. अगर प्रोविजन से माइनस किया होता तो कैसे होता है, देखो 6,000 का ओपनिंग है, 4,000 का आपने और किया, 10,000 हो गया, माइनस 12,000 के बैड डेट्स, सो 10 - 10 हो गया ना वो, तो नील हो गया प्रोविजन, एंड 2,000 के एक्स्ट्रा बैड डेट्स P&L को डेबिट करने पड़ते. सो वैसे नहीं करना है, बैड डेट्स प्रोविजन के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं करना है, अदर एक्सपेंस में ही डालना है वो. सी वाला P&L में लेस आफ्टर ऑल, हाँ, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स एंड में प्रॉफिट आने के बाद उस प्रॉफिट पे आप 30% निकालोगे, दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स. एक इफेक्ट हुआ. दूसरा, हाँ, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, करेक्ट, करंट लायबिलिटीज के अंडर. डी, P&L डेबिट डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में PPE के नोट में. ई, हाँ, तो उस प्रोविजन में ऐड करनी है ना ये. ओके,
तो उसका बाइफरकेशन है ये 40,000 का। ओके 40,000 का बाइफरकेशन ऐसे बिल्डिंग में इतना ऐड होगा, मशीनरी में इतना। सो ये ओपनिंग प्रोविजन के बैलेंसेस है। हाँ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के। इस बिल्डिंग के 1 लाख प्रोविजन में 16,000 ऐड होगा, एंड जो मशीनरी का प्रोविजन है 1,10,000 उसमें 24,000 ऐड होगा। फिर ये ऐड होके क्लोजिंग प्रोविजन के बैलेंसेस आएंगे। कितने आ रहे हैं वो? 1,16,000 एंड 1,34,000। ये क्लोजिंग बैलेंसेस आपको माइनस करने हैं फ्रॉम पीपी। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग वगैरह दिया होगा ना आपको, बिल्डिंग एंड मशीनरी से। 5,80,000 माइनस 1,16,000, मशीनरी का 2 लाख माइनस 1,34,000। सो आप वो एडजस्टमेंट नंबर्स उसके सामने लिखते जाओ। हाँ, बिल्डिंग मशीनरी प्रोविजन के सामने डी आएगा, बी लिखा होगा आपने डेटर्स के सामने, यानी इस प्रोविजन के सामने भी बी। ए किसी के सामने नहीं। ई हाँ, एंड एफ हो नाही, नॉट मॅच्युअर्ड येट। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी अगर ड्रॉई ने पे नहीं किया तो बैंक किसके पास आएगी? सो लायबिलिटी कंफर्म है या कॉन्टिंजेंट है? कॉन्टिंजेंट है ना। कब आएगा ये बैंक आपके पास? अगर आपके ड्रॉई ने पेमेंट नहीं किया ऑन मैच्योरिटी डेट। तो ये आपके यूजर्स को पता होना चाहिए ना कि ड्रॉई ने पेमेंट नहीं किया तो हमारी लायबिलिटी आ सकती है 20,000 की। सो इट्स अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, इसका डिस्क्लोजर देना है। एंड ये जो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है ना, वो करना है आपको। वो सिर्फ डिविडेंड डिक्लेयर वाला नहीं करना है, 2 अप्रैल को ही है दोनों। ओके, ये करना ही पड़ेगा क्योंकि बैलेंस शीट पूरी होने के बाद जब पी एंड प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट कब आएगा? 31 मार्च को। उसके बाद आप ट्रांसफ़र का देखोगे ना कितना करना है जनरल रिजर्व को। सो 2 दिन तो लगेंगे वो पूरा प्रिपेयर करके डायरेक्टर्स के सामने जाने के लिए। सो ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, अप्रोप्रिएशंस रिजर्व सरप्लस में। ठीक है, सो देखो 21,280 ये कितना % है प्रॉफिट का? हाँ, करंट ईयर के प्रॉफिट का 10%। इसका 10% नहीं करना है। दिस इज ओपनिंग प्लस करंट ईयर इज क्लोजिंग। करेक्ट, करंट ईयर का 10% इज 21,280 जो यहाँ से माइनस होगा एंड कहाँ पर ऐड हो रहा है? ये जनरल रिजर्व में। ठीक है, फिर अदर करंट लायबिलिटीज में अनक्लेम्ड डिविडेंड था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन डिबेंचर्स, ये प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। सिर्फ बाइफरकेशन दिया है ना उन्होंने डेप्रीसिएशन का। हाँ, सो एंट्री हो चुकी है इसलिए ऐड नहीं किया, ऑलरेडी एडेड है इसमें। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। हाँ हाँ, फिर क्यों दिया है वो बाइफरकेशन?
एक्चुअली उन्होंने ऐसे दिखाना चाहिए था 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर का 16,000 एंड यहाँ पर ओपनिंग 84,000। 84 16 फिर वो 1 लाख हो गया एंड ये कितना 24 था ना। हाँ सो 76,000 86 1 लाख 10 है 86,000 24,000 1 लाख 10,000। ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी दिख रहा है क्या किधर आंसर में? आहे ना? There is a contingent liability for bill discounted but not yet matured amounting to 20,000। करेक्ट है उनका डिस्क्लोजर, नोट्स के पहले ही आता है ये। ओके मतलब लायबिलिटीज, एसेट्स एंड देन कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। ओके सो आपको ये फॉर्मेट लर्न हो गया बैलेंस शीट का? 80% लर्न हुआ? ओके लर्न हुआ ना 80% आपको? नहीं तुम्हें नहीं हुआ है पता है मुझे। अभी सीए फाइनल में अलग ही फॉर्मेट है, ये शेड्यूल 3 का है। फिर आप सीए फाइनल में इंडेस सीखने वाले हो, इंडेस वालों का कुछ अलग ही चलता है, एसेट्स ऊपर लायबिलिटीज नीचे। ये शेड्यूल 3 है अभी, बट फाइनल में इंडेस के अंडर फॉर्मेट दिया है, वो लॉ में नहीं दिया हुआ, क्योंकि इंडेस इज देसी चाइनीज, इट्स अ बेस्ड आईएफआरएस बेस्ड स्टैंडर्ड्स ना, सो स्टैंडर्ड्स में दिया हुआ है, तो उधर ऊपर एसेट्स नीचे लायबिलिटी से। तो ये भी यही करते हैं ना एक्चुअली, शेड्यूल 3 वाले वैसे ही करते हैं ना, क्यों ऊपर लायबिलिटी? तो वो सीखना है फिर आपको। एसेट्स ऊपर जाएंगे, लायबिलिटीज नीचे, वर्टिकल ही रहेगा। एंड वो किन सो स्पेशली अगर आप घर जाके रिलायंस ग्रुप, टाटा ग्रुप, इनकी बैलेंस शीट देखोगे तो आपको लगेगा अरे हमें तो उल्टा सिखाया है इंस्टीट्यूट ने, इनके तो ऊपर एसेट्स दिख रहे हैं एंड नीचे लायबिलिटीज, तो वो इंडेस के हिसाब से बैलेंस शीट है उनकी। वो जो लिस्टेड कंपनीज वगैरह है उनको इंडेस एप्लीकेबल है ना, तो आपने उल्टा नहीं सीखा है, आपने भी करेक्ट सीखा है। जो उनकी बैलेंस शीट है वो अभी आपने सीखी ही नहीं है, आप वो फाइनल में सीखोगे। ओके जिनको इंडेस एप्लीकेबल है उनको, जिनको नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है उनको ये बैलेंस शीट है। ठीक है, सो 10 मिनट ब्रेक लो एंड देन लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इलस्ट्रेशन 10, इलस्ट्रेशन नहीं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन 10। यस, सो 10th वाला क्वेश्चन। सो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है? ऑन 31 March 2001 एसआर लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस आफ्टर प्रिपेयरिंग इट्स P&L अकाउंट। सो यहाँ पर क्या होने वाला है? सिर्फ बैलेंस शीट ना। कितना एडजस्टमेंट्स है? 11। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ कंपनी एज ऑन 31 March एज रिक्वायर्ड अंडर पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3। पार्ट 1 में बैलेंस शीट है, पार्ट 2 में क्या है? पार्ट 2 में क्या है?
P&L, correct. You are not required to give previous years figures, okay? So पहले ये बताओ कहाँ पर जाएगा ये शेयर कैपिटल. एक शेयर 100 का नहीं है, हाँ, एक शेयर की फेस वैल्यू 50. कॉल सिनेरियोस डिडक्ट फ्रॉम शेयर कैपिटल. नोट 1. लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, पीपी. सिक्योरिटीज, प्रीमियम, जनरल रिजर्व, रिजर्व्स एंड सरप्लस. P&L अकाउंट, रिजर्व सरप्लस. लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंस कॉर्पोरेशन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग सेक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ लैंड. नोट में लिखना है. अदर लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. करंट लायबिलिटीज के अंडर. क्लोजिंग इन्वेंट्रीज करंट एसेट्स के अंडर ना. इन्वेंट्री P&L बन चुका है, ज़्यादा मत सोचो. करंट एसेट्स के अंडर लिखना है आपको ये सिर्फ. ट्रेड रिसीवेबल्स करंट एसेट्स के अंडर. एडवांसेस शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस अंडर करंट एसेट. ट्रेड पेएबल्स करंट लायबिलिटीज के अंडर. प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन. उतना एक ही इफेक्ट देना है. हम ट्रायल बैलेंस देख रहे हैं ना. अनपेड डिविडेंड करंट लायबिलिटीज में अदर करंट लायबिलिटीज, करेक्ट. कैश इन हैंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. बैलेंस विद बैंक सेम. फर्स्ट एडजस्टमेंट. नोट out of the above 50,000 shares were issued for consideration other than cash. सेकेंड में कॉस्ट दिए है. सो एक काम करो, शेयर कैपिटल के सामने 1 लिख दिया ना. 2 इज इन फ्रंट ऑफ बिल्डिंग, प्लांट एंड फर्नीचर. बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर के सामने सेकेंड लिखा. आपको यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट दिए है ना. सो आपको सिर्फ पीपी के नोट में ओरिजिनल कॉस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस से लोगे. डिफरेंस इज डेप्रीसिएशन. P&L बन चुका है. सो उन तीनों के सामने सेकेंड लिख दिया. थर्ड नोट ना. सो वो कहाँ पर लिखा. ट्रेड रिसीवेबल्स के सामने थर्ड. फोर्थ बैलेंस विद बैंक के सामने फोर्थ लिखो. ये नॉन शेड्यूल्ड है तो बाकी के शेड्यूल्ड है. रीपेएबल आफ्टर 3 years मतलब लॉन्ग टर्म है वो. तो नोट में सिर्फ लिख दो ब्रैकेट में रीपेएबल आफ्टर 3 years. तो यूजर्स को समझेगा ना कि ये कब लोन जाने वाला है, खत्म होने वाला है. 6. हाँ, सो यहाँ से माइनस करना है. एंड करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी, इंटरेस्ट accrued but not due, okay. एंड ये हाइपोथिकेशन ऑफ लैंड वो आएगा ना ब्रैकेट में. अदर लॉन्ग टर्म लोन अनसेक्योर्ड इंक्लूड. हाँ, लोन फ्रॉम नेक्सिस बैंक 13,80,000. अमाउंट रिपेएबल विद इन 1 year 4,80,000 है. इसमें से शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में जाएगा ना ये. करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट. तो यहाँ से माइनस होगा वो, ओके. 13,80,000 माइनस 4,80,000 9 लाख लॉन्ग टर्म में रहेगा. शॉर्ट टर्म में 4,80,000. करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट. लोन टेकन फ्रॉम डायरेक्टर्स, वो सिर्फ बाइफर्केशन आपको दिखाना है अदर लॉन्ग टर्म लोन में, ओके. सो आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताती हूँ. लॉन्ग टर्म लोन अनसेक्योर्ड, अदर लॉन्ग टर्म लोन अनसेक्योर्ड इंक्लूड्स. हाँ, सो जाओ ये कहाँ पर है. 22,50,000 है. हाँ, अभी की जो मई 24 की एग्ज़ाम है उसकी टेस्ट सीरीज चालू है. सो फर्स्ट टेस्ट में मैंने ये सेम क्वेश्चन डाला था. 2 to 5 पेपर चल रहा है. स्टूडेंट ने मुझे बुलाया, मैम देयर इज़ प्रिंटिंग मिस्टेक, ओके. इन तीनों की टोटल 22,50,000 से ज़्यादा हो रही है.
उसने तीनों की टोटल की। सो मुझे तभी रिजल्ट समझा उसका। मतलब अरे ये भी पढ़ना है ना, फिर भी वो ब्लैंक था। फिर मैंने क्लियर कट ही बता दिया कि इसका ही पार्ट है ये। 13,80,000 में से 4,80,000 विद इन 1 ईयर पे करना है। अरे ब्रैकेट नहीं है तो भी अमाउंट पेएबल विद इन 1 ईयर, रीपेएबल विद इन 1 ईयर। सो पढ़ते ही नहीं है एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन। प्रेशर फर्स्ट पेपर ना, उसमें से फर्स्ट टेस्ट का फर्स्ट पेपर मैम टोटल ही नहीं हो रही है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पेपर नहीं सॉल्व करना है, मुझे आज सिर्फ मिस्टेक्स ही निकालने हैं क्वेश्चन पेपर में। इस एटीट्यूड से ही आते हैं वो। खुद के मिस्टेक्स देखो पहले कितने हो रहे। सो ये ब्रैकेट नहीं है तो भी चलने वाला है, तो भी समझता है क्या है। सो ये आपको समझ में आ गया क्या करना था। 4,80,000 लेस होगा वहाँ से एंड करंट लायबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में जाएगा। फिर आपने वहाँ पर 7 नंबर लिख दिया क्या इधर, अदर लॉन्ग टर्म लोन्स के सामने 7 नंबर लिख दो। फिर 8 पे पहुँचे हो ना आप। बिल्स रिसीवेबल ऑफ 1,60,000 मैच्योरिंग ऑन 15 जून हैज़ बिन डिस्काउंटेड। हाँ करेक्ट, बिल डिस्काउंटेड बट नॉट येट मैच्योर्ड। सो बिल्स रिसीवेबल के सामने लिख दिया क्या 8, ट्रेड रिसीवेबल्स के सामने लिखो 8। हाँ, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक इतना है, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स इतना है, बाकी का अदर्स। हो गया क्या। बिल्स रिसीवेबल का वहाँ पर कुछ नहीं करना है, ट्रेड रिसीवेबल्स के नोट में कुछ नहीं करना है। जो भी करना है बैलेंस शीट के नीचे बिफोर नोट्स टू अकाउंट्स, नोट 1 नोट 2 जहाँ पर स्टार्ट होता है शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस, वो नोट्स एंड बैलेंस शीट के बीच में लाइन थी ना, वो क्या, देयर इज अ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी ऑफ बिल्स रिसीवेबल ऑफ ₹1,60,000 विच इज डिस्काउंटेड विद बैंक बट नॉट येट मैच्योर। बट ये भूल जाओगे आप, इसलिए वो 8 नंबर ट्रेड रिसीवेबल्स के इधर लिख दिया, तो कुछ तो करना है, इसलिए 8 नंबर लिखो वहाँ पर। 9th में क्या करना है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, लोन फ्रॉम नया बैंक सेक्योर्ड, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स एंड देन अदर लोन्स। ओके, सो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के सामने 9 लिखा क्या, 10 बताओ। एड एंड डिडक्ट फ्रॉम पी एंड एल। और ये एडलेस दोनों कौन से नोट में करना है, नोट 2 रिजर्व सरप्लस में ये एडलेस दिखाना है, पी एंड एल से माइनस जनरल रिजर्व में एड। 11 करेक्ट। इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, इन्वेंट्री ऑफ लूज टूल्स, इन्वेंट्री के नोट में जाएगा ये देखो यहाँ पर रॉ मटेरियल इतना है, फिनिश गुड्स इतना है, लूज टूल्स इतने हैं, ऐसे टोटल 58 लाख है। क्योंकि फिनिश गुड्स सेल करने वाले हो आप, लूज टूल सेल नहीं करने वाले हो।
ठीक है। लूज टूल्स मतलब क्या होता है? स्क्रू ड्राइवर, स्टेपलर, ऐसे टूल्स, छोटे छोटे टूल्स, सीजर आपको लग रहे हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ योर इन्वेंट्री. इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ शर्ट्स यू विल रिक्वायर सीजर, तो वो लूज टूल है. उसका भी स्टॉक रखना पड़ता है ना. एक सीजर होगा क्या? 10,000 एम्प्लॉयज़ बैठे हैं सुइंग मशीन पे, तो 10,000 सीजर्स होंगे ना. ओके. उसके बाद वो नीडल और थ्रेड, तो वो लूज टूल्स में जाता है. थ्रेड जो है वो इनडायरेक्टली रॉ मटेरियल है. कॉटन अगर बेस लिया आपने तो वो मेन रॉ मटेरियल हुआ. एंड उसके अंदर कंज्यूमेबल्स कौन कौन से हुए? बटन्स, थ्रेड, वो उसको कंज्यूमेबल्स बोलते हैं. एंड रॉ मटेरियल क्या था? जो भी आपका कपड़ा था, कॉटन, सिल्क, जो भी आप बना रहे हो जिसका, दैट इज़ रॉ मटेरियल. कंज्यूमेबल में क्या आएगा? थ्रेड, बटन्स, वो वाला. हुक है तो वो, चेन है तो चेन. समझा आपको? हाँ, वो कंज्यूमेबल्स हो गया. एंड देन लूज टूल्स मतलब वो हाँ, सीजर्स वगैरह. ठीक है. नट बोल्ट्स और स्क्रू ड्राइवर, इस टाइप के जो टूल्स लगते हैं, दैट इज लूज टूल्स. तो उसका स्टॉक अलग से दिखाना है. फिनिश गुड्स 40 लाख का है. अभी कैसे दिख रहा है? 45 लाख का फिनिश गुड नहीं है एक्चुअली. उसमें से 5 लाख लूज टूल्स है. सो ये सेपरेट डिस्क्लोजर चाहिए. मतलब 5 लाख के सीजर्स एंड 40 लाख के शर्ट्स है. हाँ, करेक्ट. दे विल नॉट अर्न एनी रेवेन्यू ना. आप सीजर सेल का बिजनेस है क्या आपका? सीजर आप यूज करते हो. हाँ, सो इसलिए वो अलग से दिखाना है. इतना ही था. सो मैंने कल बताया ना आपको कि हाँ, ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी हम शेड्यूल 3 सीख रहे हैं. सो उसके डिटेल डिस्क्लोजर्स पता होने चाहिए. आपसे वो क्या नहीं ले रहे हैं कि इसके 2 इफेक्ट्स बताओ, डेप्रिसिएशन के 2 इफेक्ट्स कहाँ पर जाएंगे, वो आता है आपको. बट ये इसे अलग से दिखाना है. ये डिस्क्लोजर शेड्यूल 3 के आप सीख रहे हो. अभी MCQ ट्राई करोगे क्या आप, या एक साथ करना है, या पहले आप ट्राई करोगे? डिविडेंड वाले MCQ छोड़ दो. हाँ, डिविडेंड वाला बाकी है ना हमारा. क्या है फर्स्ट? ट्रेड पेएबल्स एज पर शेड्यूल 3 विल इंक्लूड सी. बिल्स पेएबल ना, बिल्स रिसीवेबल नहीं. ड्यूज पेएबल इन रिस्पेक्ट टू स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, वो भी ट्रेड पेएबल्स में नहीं आता. स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस मतलब टैक्सेस पेएबल, फाइन पेएबल, पेनल्टी पेएबल, ये सब क्या है? ड्यूज पेएबल इन रिस्पेक्ट टू स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन. तो ये ट्रेड पेएबल्स में नहीं आता है. इंटरेस्ट एक्रूड ऑन ट्रेड पेएबल्स ये अदर करंट लायबिलिटीज में जाता है. सो करेक्ट, बिल्स पेएबल. सेकेंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस. वेरी गुड. सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस. थर्ड पता है क्या? करेक्ट है. ए है इसका आंसर. करंट एसेट. फिक्स एसेट्स हेल्ड फॉर सेल. फोर्थ, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. फिफ्थ का बी है. बी
depreciation on asset for the current year and arrears of depreciation of past years. ठीक है, वो डिविडेंड के टाइम हो जाएगा आपका कवर. इसका आंसर बी है. State under which head these accounts should be classified in balance sheet first. हाँ करेक्ट. शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट में जाएगा. शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट नहीं पता होगा आपको. रिजर्व्स एंड सरप्लस. सो जो शेयर होल्डर एम्प्लॉयज है कंपनी के, उनको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस ऑफर किए जाते हैं. मतलब बाहर मार्केट में हमारी कंपनी इन्फोसिस फॉर एग्जांपल, इन्फोसिस का शेयर 1000 चल रहा है रेट एक शेयर का, और आप एम्प्लॉयज़ हो तो आपको हम ऑप्शन देते हैं कि फॉर यू द प्राइस ऑफ द शेयर इज 700 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में. सो आपको ऑप्शन दिया है, कंपलसरी नहीं है. तो आप ने अगर उसमें ऑप्शन एक्सेप्ट कर लिया तो आपको शेयर्स मिलेंगे, बट एट द लेस रेट ना, क्योंकि बाहर 1000 चल रहा है, आपको 700 800 में मिल रहा है, जो भी है 700. सो आपको शेयर मिल गए, मतलब आप एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉय प्लस ओनर हो. एम्प्लॉय प्लस ओनर. सो एज अ एम्प्लॉय दूसरे के लिए काम करना एंड एज अ ओनर काम करना खुद के ही कंपनी में. कहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ेगी? सेकंड में ना. तो आप आपके एम्प्लॉयज़ को दोगे ना ESOP, तो ही आपके एम्प्लॉयज़ एफिशिएंटली काम करेंगे. नहीं तो 10 to 6 PUBG इंस्टा फिक्स सैलरी है ना. क्या क्या क्या? हाँ हाँ. नहीं, वहाँ पर कॉफ़ी होते हैं. ओके, कॉफ़ी ब्रेक, टी ब्रेक, उसमें क्या क्या, और टी के साथ नहीं, दैट इज फॉर पॉलिटिक्स एंड गॉसिप्स. दैट ब्रेक इज पॉलिटिक्स आणि गॉसिप ब्रेक होता है कॉर्पोरेट्स में, कॉफ़ी ब्रेक के. हाँ करेक्ट. तो ये सब कम करने के लिए उनको शेयर्स दे दो आप. ओके, तो तुम काम करोगे तो शेयर प्राइस बढ़ेगी, फिर तुम सेल करोगे तो तुम्हें प्रॉफिट होगा. करेक्ट. ओके, सो वो जो 300 का लॉस कंपनी बेयर कर रही है ना, तो 300 पैसे कंपनी देगी एंड 700 एम्प्लॉय से लेगी. सो लायबिलिटी है वो 300 की, वो शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट. बट वो रिजर्व सरप्लस में जाएगा क्योंकि वो बाद में शेयर कैपिटल में ही कन्वर्ट हो रहा है. एंड वो रिजर्व एंड सरप्लस का ही पार्ट है. 300 कहाँ से देगी कंपनी? हाँ, उसी जनरल रिजर्व से. तो उधर से ही उधर आता है. ताटातलं वाटीत, वाटीतलं ताटात, तिथलं तिथंच चाललंय. एंड उधर से वो शेयर कैपिटल में जाएगा. रिजर्व सरप्लस भी शेयर होल्डर्स फंड है, शेयर कैपिटल भी शेयर होल्डर्स फंड है. अनपेड मैच्योर्ड डिबेंचर एंड इंटरेस्ट एक्रूड देयरऑन. अनपेड मैच्योर्ड डिबेंचर है. करंट लायबिलिटीज में हाँ, uncalled liability on shares and other partly paid investments. ये अलग अलग है. पहले uncalled liability on shares. हाँ नोट्स में. सो ऐसे लिखते हो ना, शेयर ऑफ ₹100 इज 80 कॉल्ड अप, सो 20 इज अनकॉल्ड. सो वो नोट में जाता है ना. एंड अदर पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट्स.
हाँ हाँ करंट कॉल्स अनपेड मतलब कॉल्स इन एरियर्स डिडक्ट फ्रॉम शेयर कैप मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरंट हाँ सी किसका सी शेयर कैपिटल का सी है वो शेयर वारंट मतलब कंफर्म ही है ना उसको शेयर होल्डर्स फंड के अंडर का सी है क्या शेयर होल्डर्स फंड्स शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस एंड थर्ड इज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट है शेयर कैपिटल नोट 1 में भी नहीं 7 किया क्या हमने रिजर्व कैपिटल अगर वो कॉल आपने एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप किए तो वो कैपिटल आपने रिजर्व में रख दिया है ना कि ये आप कब कॉल करोगे एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन सो वो कैपिटल रिजर्व में रखा है सो रिजर्व कैपिटल रिजर्व जो एंड का वर्ड है वो उसका अस्तित्व है अगर एंड में रिजर्व कैपिटल है तो वो कैपिटल है अगर एंड में वर्ड रिजर्व है तो वो रिजर्व है कैपिटल रिजर्व तो वो रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा एंड में वर्ड रिजर्व कैपिटल है तो उसका अस्तित्व कैपिटल है वो कैपिटल है तो वो शेयर कैपिटल में जाएगा एंड का वर्ड देखो एंड का वर्ड क्या है कैपिटल है तो कैपिटल एंड का वर्ड रिजर्व है तो रिजर्व एक बार क्वेश्चन ओपन करो फिर से हम देखते हैं हमने क्या डिस्कस किया वो करेक्ट किया क्या आप क्वेश्चन रखो सामने फर्स्ट क्या था तो वो करंट लायबिलिटीज में अदर करंट लायबिलिटीज एक्सेस रिसीव्ड हुआ था एक्सेस रिसीव्ड एंड इशूड ना एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इन एक्सेस देन इशूड तो वो रिफंड करना है ना इसलिए अदर करंट लायबिलिटी में आया वो पेंडिंग अलॉटमेंट नहीं है वो अलॉटमेंट हो गई ना इसलिए तो इशूड कैपिटल समझा ना हमें कितना है अलॉटमेंट होने के बाद ही हमें इशूड कैपिटल समझेगा इशूड कैपिटल मतलब ही अलॉटेड कैपिटल सो ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी का क्या करते हैं हम रिफंड इसलिए वो करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी हो गई ना कंपनी की रिफंड करना नेक्स्ट कौन सा है हाँ तो वो रिजर्व सरप्लस के अंडर गया थर्ड अदर करंट लायबिलिटीज फोर्थ हाँ तो वो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स कॉन्टिंजेंट है ना वो लायबिलिटी अभी तक कॉल नहीं की है सो इसलिए हम कैसे लिखते हैं शेयर ऑफ ₹100 इज 80 पेड अप वो 20 का कुछ लिखते ही नहीं है शेयर होल्डर्स फंड्स में शेयर कैपिटल फिफ्थ क्या था हाँ तो वही लेस करना है ना शेयर कैपिटल से एंड 7 क्या था हाँ शेयर होल्डर्स फंड में ये तीसरा आता है शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस तीसरा ये मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट ओके अभी नोट्स आई थिंक तनय के पास है क्वेश्चन वाले और किसके पास है ओके सिद्धांत ओके हां काय आहे काय राइट ऑफ करायला तुमच्याकडे डायरेक्टली क्वेश्चन 3 देखो पेज नंबर 56 क्वेश्चन 3 में सेकेंड एडजस्टमेंट
Write off the amount of miscellaneous expenses in full. $2,32,000 के मिसलेनियस एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने हैं अगेंस्ट जनरल रिजर्व ना, बाकी कुछ है ही नहीं. P&L का बैलेंस है बट वो प्रॉफिट फॉर द ईयर है. हाँ हाँ, बट वो अलग से दिखाना पड़ता है. जनरल रिजर्व से माइनस करके दिखाओगे या प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस करके दिखाओगे? नहीं, जनरल रिजर्व. हाँ, accumulated. नहीं, 32 अलग से हेड है रिजर्व सरप्लस के अंडर. नहीं, इन्होंने P&L के एडजस्ट किया है. करंट ईयर P&L के अगेंस्ट मिसलेनियस एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ. ओपनिंग बैलेंस डैश P&L प्रॉफिट फॉर द पीरियड 32 लाख था. थर्ड क्वेश्चन माइनस 2,32,000 मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड आउटर कॉलम में यहाँ आया और जनरल रिजर्व 62 लाख. हाँ, मिसलेनियस म्हणलं आहे ना एक्सपेंस. ओके, इसके होमवर्क के क्वेश्चंस है इसमें से. ओके, एंड तनय ने होमवर्क किया तो मैं तनय को वाईटी दूंगी. तनय ने होमवर्क नहीं किया तो आपको वाईटी मिलने वाली है. सो कंफर्म आपको वाईटी मिलने वाली है कल. काय आणि द होमवर्क शुड बी डन बिफोर 12 PM और आफ्टर 7 AM, नॉट बिटवीन 12 PM टू 7 AM. सो 3 पर्यंत जागतो. आणि मग परवा फर्स्ट डेच बुडवला आम्ही, कारण आम्ही जागलो होतो, आम्हाला झोप येत होती, आम्ही गेलो घरी. मग सो तन्मय, you will send a short video. There will be, you are doing the homework and there will be a timer clock in that video. At what time you are doing the homework? That video should be sent in the group. And then we will decide who is going to give the party. Party amount is not decided.